गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th यूपी बोर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में गद्य खंड। पहला चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला चैप्टर आपका क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आइए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं। फिर इनका चैप्टर है मित्रता। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मित्रता के बारे में। ठीक है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती के अगोना नामक गांव में, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संप्रभांत परिवार में अश्विन पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में हुआ था, 1884। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी का व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली। कुछ समय पश्चात इन्होंने क्या कर लिया? मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर लिया। परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया। ये चित्रकला के अध्यापक बन गए। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया। स्वाध्याय यानी स्वयं के अध्याय, घर पर ही अध्ययन कर करके इनका अध्ययन प्राप्त कर लिया। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंद शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में कर दी गई। यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के लिए अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इसी पद पर कार्यरत शुक्ल जी हिंदी सेवा के करते रहे और फिर सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। 1941 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं निबंध संग्रह है चिंतामणि भाग 1 व 2। 2 भागों में चिंतामणि भाग 1 और 2। विचार विधि, ये आलोचक बहुत बड़े थे। ये आलोचना विधा के बहुत बड़े लेखक थे। आलोचना में है रस, मीमांसा और त्रिवेणी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है जिसको हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने संपादन जयसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। इनका काव्य भी है अभिमन्यु वध तथा 11 वर्ष का समय। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, शैली आलोचनात्मक, समीक्षात्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक, ये सब तमाम शैलियाँ हैं। हिंदी साहित्य के अमर साहित्यकार है। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक मौन साधक और मार्ग प्रदर्शक दोनों ही रूपों में कार्य किया था। इन्हें हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। जिस प्रकार मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं उपन्यास का सम्राट, कथाकार का सम्राट, उसी प्रकार इनको आलोचना का सम्राट कहा जाता है। इनके द्वारा रचित मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक निबंधों का अपना विशेष महत्व है। हिंदी साहित्य में इनका स्थान इसी से सर्वोत्कृष्ट सिद्ध होता है। इनके समकालीन हिंदी गद्य युग के युग को शुक्ल युग की संज्ञा दी गई, अर्थात इन्हीं के नाम पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग संज्ञा दी गई है। देखिए आगे पढ़ते हैं। मित्रता क्या है? मित्रता जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। आप लोग जानते हैं मित्रता का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में।
यानी रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए। कह रहे जब कोई युवा पुरुष अपने घर से देखिए कह रहा है जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में, कोई भी युवा पुरुष या किशोरावस्था में कोई बालक या कोई पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी दुनिया में कहीं जाता है और अपनी स्थिति जमाने का प्रयास करता है, तो सबसे बड़ी कठिनता उसके सामने आती है मित्र बनाने की, कि वह मित्र कैसा बनाए, वह कैसे मित्रों का चुनाव करे। सबसे बड़ी कठिनाई इसमें आती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, यानी वो एकांत नहीं रहना चाहता है, वो एकांत नहीं रहता, निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़ी दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। कह अगर वह व्यक्ति एकांत और निराली यानी अलग नहीं रहना चाहता, अगर ऐसा स्वभाव उसका नहीं है अकेलापन, तो उसके मित्र स्वयं अपने आप जल्दी जल्दी धड़ाधड़ बन जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहीं भी जाते हैं किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, एकांत स्वभाव अपना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और मेल जोल बढ़ाते रहते हैं, और थोड़े ही दिनों में उनसे उनका ऐसा हेल मेल हो जाता है कि पूछिए मत। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में धीरे धीरे फिर बदल जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर होती है। मित्रों के चुनाव क्या है, यानी हम कैसे मित्र चुन रहे हैं, हम कैसे दोस्त बना रहे हैं, और इसकी और हमारे जीवन की सफलता हमारे मित्रों के चुनाव पर बहुत निर्भर करती है। हमें जैसे मित्र मिलेंगे, जैसी संगति मिलेगी, यह हमारे जीवन उसी ओर जाएगा, हमारा जीवन उसी ओर जाएगा। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। सभी लोग जानते हैं संगति का कितना बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे आचरण पर पड़ता है, यह हम लोग भली भांति जानते हैं। इसलिए हमें ऐसे मित्रों का चुनाव करना है जो हमारे जीवन की सफलता पर निर्भर कर सकें। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। हम लोग क्या कह रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं किशोरावस्था में जब हम अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज अथवा संसार की सीमा में प्रवेश करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर प्रकार का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। कह रहा है हम जब बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, बाहरी दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो उस समय हमें समाज और संसार का इतना अनुभव नहीं होता है। उस समय हमें समाज और संस्कार का इनका इतना अनुभव नहीं रहता है। ये कहें कि हम इनको अपने हृदय में ग्रहण करने के योग्य नहीं रहते हैं। हमारे भाव अपरिमार्जित, हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। क्या कह रहे हैं कि हम दुनियादारी में एकदम शून्य रहते हैं, दुनियादारी में एकदम शून्य रहते हैं, अपरिपक्व रहते हैं, एकदम कच्चे रहते हैं। कहते हैं कि हाँ समाज में संसार का अनुभव हमें नहीं होता है। हम जब बाहर निकलते हैं, अपने घर से समाज से बाहर जाते हैं, तो संसार की दुनिया का हमें तनिक भी अनुभव नहीं होता है, नहीं रहता है, और हम इन सब मामलों में बहुत अपरिपक्व रहते हैं, अर्थात शून्य रहते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। क्या करें, हमारी अवस्था बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है। क्या कह रहे हैं, कह रहे कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो रूप चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। क्या कह रहे हैं, शुक्ल जी कह रहे हैं कि मनुष्य यानी बालक या किशोर कभी जो घर से घर या समाज से बाहर निकला है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम संसार से एकदम अनजान होते हैं, एकदम बाहरी दुनिया में शून्य होते हैं। हम लोग एकदम कच्ची मिट्टी के बर्तन के सामान होते हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति होते हैं, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार बना दिया जा सकता है। अर्थात
हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। हमें संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण वह जैसा भी रूप देगा, यानी संसार हमें जैसा रूप देगा, मित्र हमें जैसे रूप देंगे, हम वैसे रूप बनते चले जाएंगे। वह अच्छा बनाएगा तो हम अच्छे आदमी बन जाएंगे, यानी राक्षस, और वह दुष्ट व्यक्ति बनाएगा तो हम दुष्ट यानी राक्षसों की तरह बन जाएंगे। अच्छा यानी अच्छे सज्जन, वो गलती से राक्षस निकल गया था पहले। कह रहा है कोई दुष्ट व्यक्ति अपना बुरा और अपवित्र प्रभाव डालकर हमें राक्षसों की तरह बना सकता है, तो कोई अपने गुणों और अच्छे प्रभाव से हमें अच्छे गुण वाला भी बना सकता है, अगर अच्छे गुण वाला मिल गया तो। यानी चाहे हमें कोई राक्षस बना दे चाहे देवता, हम इन सब बातों से बहुत अनजान रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। कह रहे हैं ऐसे लोगों का साथ करना बहुत बुरा है जो बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं, या ये कहें कि बहुत जिद्दी होते हैं। हमें ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल करना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि जो अपनी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल है, यानी हमसे बहुत अधिक बल है, जिनकी इच्छा शक्ति वो अपना विकास किसी प्रकार नहीं कर सकते हैं, वो अपना विकास किसी भी प्रकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात क्योंकि उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी जो अपनी इच्छा शक्ति से हमसे ज़्यादा सबल होते हैं, अपनी बात ही मनवाने रहते हैं, उनकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और उनकी बात हर एक बात हमें मानने पर विवश करती है। हमें ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल करना नहीं चाहिए। पर ऐसे लोगों के साथ करना और बुरा है, परंतु ऐसे लोगों के साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, जो हमसे कह दें कि अरे यार चलो ठीक है, जो तुम कहोगे वही है, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। यानी जो हमारी इच्छा शक्ति को ऊपर रखे, हमें ऐसे लोगों के साथ तो और नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम जो कहेंगे, यानी हम चाहे गलत करेंगे तो भी उनके लिए सही है, बुरा अच्छा करेंगे तब भी उनके लिए क्या है, सही है। यानी वो हमें अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो हमें रोकेंगे भी नहीं, कहेंगे अपनी इच्छा शक्ति, वही तो कह रहा है ना। कह रहा है कि ऐसे लोगों के साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दिशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं रहता और हमारे मन में जो आएगा हम वो करते हैं। हमारे मन में फिर जो आता है हम वो करते हैं, और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। कह रहा है इस प्रकार कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले शक्तियों के साथ रहना भी हमारे लिए हानिकारक होगा। ऐसे लोग हमारे व्यवहार को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकेंगे और वे अपनी बुद्धि या गुणों से हमें लाभान्वित भी नहीं कर सकेंगे। वे किसी भी परिस्थिति में हमारी सहायता या हमारी सहारा नहीं बन सकते हैं। अतः मित्र बनाते समय बड़ी सावधानी और समझदारी बरतनी चाहिए, आवश्यकता होती है। कहे दोनों ही अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, कौन सी दो अवस्था, एक तो ये ऐसे मित्र जो हमारी बातों को आगे रखें, और एक मित्र वो जो अपनी हर बात मनवाएं। हमें ऐसे दोनों मित्र नहीं चाहिए, जो हमारी बातों भी कहे दे कि आगे रख रहा है और अपनी हर बात मनवा रहे हैं। तो इस प्रकार के मित्रों की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए मित्र बनाते समय बड़ी सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है। देखिए आगे, दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, यानी जिस बात का डर रहता है, इसका पता युवा पुरुष या किशोरावस्था के बालकों में बहुत कम रहता है। वह इन सब गुणों को नहीं जानते हैं, वो ये सब नहीं जानते हैं। यदि विवेक से काम लिया जाए, यानी बुद्धि से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता। यदि कोई दिमाग से सोचे, दिमाग अपना लगाए, तो उसके अंदर ये सब डर नहीं रहता है। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। पर जो युवा पुरुष होते हैं, नौजवान या युवक होते हैं, वो बुद्धि से कहाँ काम लेते हैं, वो बुद्धि से काम लेते हैं, वो हमेशा दिल से सोचते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं। कितने आश्चर्यजनक की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं
एक घोड़ा लेने जाते हैं तो उसके गुण दोषों की कितनी परख कर लेते हैं। यानी घोड़ा लेते समय उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, लोग यह बहुत देखते हैं। देखेंगे कि उसमें कोई अवगुण तो नहीं है, परंतु पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति का आदि कुछ और अनुसंधान नहीं करते। पर किसी को अगर मित्र बनाना है, किसी को मित्र बनाना है तो उसके आचरण और उसकी प्रकृति के बारे में वो विचार करते ही नहीं, यानी उसके बारे में कुछ खोजते ही नहीं है, उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हैं कि ये अच्छा या बुरा है। बस मित्र बन गया तो मित्र बन गया। ये वही तो कह रहा है लेखक ना, रामचंद्र शुक्ल जी वही कह रहे हैं कि मनुष्य एक वस्तु जैसे घोड़ा लेता है तो उसके अवगुण या गुण सब कुछ देखता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है सब कुछ देखेगा, लेकिन मित्र बनाते समय व्यक्ति कुछ नहीं देखता है, कुछ भी नहीं ढूंढता है कि उसका आचरण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, प्रकृति यानी स्वभाव, उसके विचार कैसे हैं, यह सब जानने का प्रयास बिल्कुल नहीं करता है। वे उसमें सब अच्छी बातें मानकर अपना विश्वास जमा लेते हैं। ये जो युवक हैं ये यही समझते हैं कि उसमें सब अच्छी अच्छी बातें होती हैं, वो यह समझते हैं कि इसके अंदर सब अच्छे ही अच्छा गुण है, कोई अवगुण नहीं है, इसके अंदर तो बस इतने अच्छे गुण है कि मैं भी इसके जैसा हो जाऊंगा। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस। हंसमुख चेहरा हो, है ना, हंसमुख चेहरा हो, बातचीत करने का अच्छा ढंग हो। अगर आपका चेहरा हंसमुख है, आप सबके साथ सब प्रसन्नता से मिलते हैं और बातचीत का ढंग बढ़िया है आपका, आपके अंदर थोड़ा चतुराई है या साहस है, यही दो चार बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। ये दो चार बातें देखकर लोग उसे अपना तुरंत मित्र बना लेते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि शायद वो आपको फंसाने के लिए ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हो। वही तो कह रहा है लेखक, कह रहे हैं कि हमें इन सब चीज़ों को पहले परखना है। जैसे हम घोड़ा खरीदते हैं तो उसके हर एक क्वालिटी को परखते हैं, उसी प्रकार मित्र बनाते समय उसकी हर एक क्वालिटी को हमें परखना है, तभी हमें मित्रों का चुनाव करना चाहिए। अच्छे मित्रों का चुनाव करें। हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, हम लोग यह नहीं सोचते हैं कि मित्रता का उद्देश्य आखिर है क्या, जिससे कहाँ गया, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। हम यह नहीं सोचते कि मित्रता का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन में उसका कोई मोल है मित्रता का, यह बात हमें नहीं सूझती, यह बात हमें नहीं सूझती। हम यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो सकता है। यह एक ऐसा मित्र, एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा यानी स्वयं को शिक्षा मिल सकती है, और यह मार्ग बहुत सरल हो सकता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है या वचन है, एक प्राचीन विद्वान का कथन या वचन है, क्या कहता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। कह रहे हैं कि यदि विश्वास पात्र मित्र मिल जाए जहाँ बहुत अविश्वासी हो, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, उससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। उससे हमें हर प्रकार से सहायता मिलती है, हमें रक्षा मिलती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। जिसे ऐसा विश्वास पात्र मिल जाए तो उसे यह समझना चाहिए कि उसे बहुत बड़ी धन दौलत मिल गई, उसे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। विश्वास पात्र मित्र, विश्वासी मित्र जीवन की एक औषधि के समान है। जिस प्रकार एक अच्छी औषधि रोग को दूर कर देती है, उसी प्रकार एक विश्वास पात्र मित्र हमें जीवन के दुर्गुण रूपी रोगों से छुटकारा दिला देता है। जिस प्रकार एक अच्छी औषधि किसी भी रोग को दूर कर सकती है, उसी प्रकार अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त हमारे अंदर के अवगुणों को या दुर्गुणों को
वह आसानी से हटा सकता है, उससे छुटकारा दिला सकता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे। हमें अपने मित्रों से यह आशा करनी चाहिए कि वह हमें उत्तम संकल्पों में दृढ़ करेंगे। यानी अगर हमारा कोई उत्तम संकल्प या उत्तम विचार है तो वह हमें, अगर हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो वह हमें और मजबूती प्रदान करें, हमारा और उत्साह बढ़ाएं, हमारा और उत्साह बढ़ाएं। एक सच्चे मित्र का कर्तव्य है कि वह हमें बुराइयों से बचाए और हमें हमारे संकल्पों में, हमारे कामों में दृढ़ता से हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक बने, उत्साह दे। दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हमारी सत्यता को, हमारे प्रेम, मर्यादा, पवित्रता और जैसे मानवीय गुणों को अच्छा बनाने में वो हमें प्रेरित करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर, आज आप इसमें जान जाएंगे मित्रता के क्या गुण होने चाहिए और हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए। तो आप लोग पढ़िए और अच्छे अच्छे मित्र बनाइए, ठीक है। कि जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम कुमार्ग पर यानी बुराइयों के मार्ग पर पैर रखेंगे, बुराई के मार्ग पर चलेंगे, तब हमें सचेत करें, हमें रोकें। ऐसे मित्र हमें चाहिए। जब हम अंधकार के मार्ग पर चलें, गलत मार्ग पर चलें, तो वह हमें रोकने का प्रयास करें। हमें ऐसे सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, हमें ऐसे ही सच्चे मित्र चाहिए। जब हम हतोत्साहित होंगे, यानी जब हम परेशान हो जाएं, किसी चीज़ से हमारा उत्साह कम हो जाए, तब वो हमें उत्साहित करें, हमें प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें और हमें उत्साहित करें। कोई बात नहीं मित्र, क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हमारी सहायता देंगे। सारांश कहने का मतलब यह है कि वे हमें उत्तमापूर्वक यानी उत्तम पूर्वक अच्छा से जीवन जीने के लिए और उस जीवन को निर्वाह करने में वह हमारी हमेशा हर पल सुख दुख सब में सहायता करेंगे। देखिए आगे, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद की निपुणता और परख होती है। कह रहे हैं सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम एक वैद होता है। क्या कहते हैं, जिस प्रकार एक कुशल वैद, कह रहा है कि जिस प्रकार एक कुशल वैद यानी डॉक्टर किसी व्यक्ति के समस्त शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान करके एक निरोगी बना देता है, कि जिस प्रकार एक कुशल डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर रोगी व्यक्ति के समस्त रोगों को दूर करके उसे एक अच्छा बना देता है, निरोगी बना देता है, उसी प्रकार एक मित्र है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र होता है जो हमें बुरे रास्तों से हटाकर अच्छे रास्तों पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहता है। अच्छी से अच्छी माता का जो हमें क्या कह रहे हैं यहाँ, कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक कुशल वैद्य या डॉक्टर किसी व्यक्ति के समस्त रोगों को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बना देता है, उसके रोगों को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा मित्र है जो हमें बुरे रास्तों से हटाकर अच्छे रास्तों पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, उत्साहित करता है। वह अपने मित्र के देखिए उत्साहित करता है। वह अपने मित्र से उसके दोषों एवं गलतियों के लिए कटु वचन नहीं कह सकता है, कटु वचन नहीं कह सकता है। देखिए आगे कह रहा है अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। कह रहे एक अच्छे मित्र के अंदर, एक अच्छे दोस्त के अंदर एक माता के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार माँ
जिस प्रकार माता का धैर्य होता है, सब कुछ धीरज धारण करते हुए सब कुछ धैर्य के साथ सहन करती है और उसका हृदय कितना कोमल होता है, उसी प्रकार एक मित्र को भी होना चाहिए। कह रहा है वो आप अपने मित्र की कोई भी कह रहा अपने मित्र से उसके दोषों एवं गलतियों के लिए कटु वचन नहीं कहता। सच्चा मित्र जो होता है उसकी आलोचना कभी नहीं करता। सच्चा मित्र माता के समान होता है, यानी माँ की समान होता है। स्नेह, कोमलता और धैर्य का प्रतीक होता है। अपने मित्र से सच प्रेम करता है। वह माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से चलने से सन्मार्ग, यानी हमें गलत रास्ते से सच्ची मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता है या ले जाता है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें ऐसा विश्वास पात्र मित्र यानी सच्चा मित्र मिले जो जिसमें ये सब सारे गुण मौजूद हों। देखिए आगे, छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती। छात्रावास स्कूल कॉलेज में लोग जाते हैं, छात्रावास यानी हॉस्टल वगैरह, हॉस्टल छात्रावास कहते हैं। यहाँ पर तो मित्रता की ऐसी धुन सवार रहती है कि पूछिए मत। मित्रता हृदय से उमड़ी रहती है, मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे मित्रता बाहर निकली चली आ रही है। दूर से ही देखेंगे, प्रणाम करेंगे, भैया भैया करेंगे, लगता है जैसे सारी मित्रता बाहर निकल कर आने वाली है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी खिन्नता। पीछे के यानी जो इससे पहले स्कूल वाले उसमें इतने स्नेह बंधन होते हैं और उसमें ना इतनी उमंग रहती है, ना इतनी खिन्नता रहती है। बाल मैत्री में जो मग्न रहते हैं, बाल मैत्री में जो मग्न रहते हैं, कह रहे बाल मैत्री यानी जब छोटे रहते हैं, क्या कहें शुक्ल जी क्या कहते हैं छात्रावास में रहते विद्यार्थियों के मन में मित्र बनाने की जो लालसा होती है वह बहुत रहती है। उनके हृदय में मित्रता की भावना अपने संपूर्ण वेग से बाहर की ओर उमड़ती रहती है। जैसे बताया ना, ऐसा लगता है जैसे उनके हृदय से मित्रता बाहर निकल कर आने वाली है। युवावस्था और वृद्धावस्था में लोग एक दूसरे के स्नेह के प्रेम में बंधन में बंधे रहते हैं। कह रहा है कि पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो इतनी उमंग रहती, ना इतनी खिन्नता। क्या एक दूसरे के स्नेह के बंधन में बंधे रहे, परंतु फिर भी उनके मन में वैसी उमंग उत्पन्न होती है, फिर भी उनके मन में ऐसी उमंगें उत्पन्न होती हैं और ना ही उस स्नेह बंधन के शिथिल कमजोर होने पर उनके मन में किसी प्रकार की अप्रसन्नता या दुख का भाव प्रकट होता है। कह रहा है कि इतना मग्न रहते हैं, बाल मैत्री में जो मग्न रहते हैं वह आनंद होता है। क्या कह रहे हैं, कह रहा है जो बाल मैत्री जब बालक यानी छोटे छोटे रहते हैं तब की जो मित्रता होती है वो जो आनंद देती है वो मित्रता कहीं कोई आनंद नहीं देती है। कह रहे बाल मैत्री आनंद की अनुभूति होती है जिसमें हमारा मन सब कुछ विस्मृत करके मित्रता की स्मृतियों में तल्लीन हो जाता है, यानी उसमें शामिल। जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, कह रहा उस समय हमारे हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता भी होती है, वह अब और कहाँ। हम एक दूसरे के मित्र तो होते हैं, जब छोटे बालक रहते हैं हम एक दूसरे के मित्र रहते हैं, लेकिन अगर किसी अपने मित्र की कोई वस्तु देख लिए तो उसके प्रति ईर्ष्या और खिन्नता भी आ जाती है। लेकिन अब वह कहाँ है। ऐसी मित्रता नौजवान होने पर, बड़े होने पर वह मित्रता अब नहीं रहती है। कैसी मधुरता, कैसी अनुरूपति, कैसा अपार विश्वास होता है इस बाल मैत्री में। कैसी मधुरता, कितनी मिठास थी, कितनी कह रहे हैं कितनी मिठास थी, कितनी अनूठी मित्रता थी, ये मधुरता थी। अब कैसी अनुरूपति होती है, अब ऐसी अनुरूपति यानी ऐसा प्रेम अब देखने को कहीं मिलता ही नहीं है। कैसा अपार विश्वास होता था, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंद दिखाई पड़ता है। ये कह रहा है कि कैसा अपार, कैसा है एक दूसरे में इतना अधिक विश्वास होता था कि हृदय के कैसे कैसे उद्गार, हृदय यानी हृदय कैसे कैसे उद्गार यानी हृदय की भावनाएं कैसे धीरे धीरे बाहर निकलती थी। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता था।
कह रहे उस वर्तमान में जब छोटे बालक थे तो कह रहे हैं कि आनंद में हम लोग इतना निमग्न करने वाला दिखाई देता है कि भविष्य में हमारा मन अनेक मनभावन कल्पनाएं करने लगता है। हम लोग भविष्य की अनेक बातें मनभावन कल्पनाएं करते रहते हैं। किसी कोई बात हमें तत्काल आहत कर देती। क्या कह रहा है, कितनी जल्दी बातें लगती, उस समय कितनी जल्दी बातें लगती है, कितनी जल्दी मनाना होता है। उस समय कितनी जल्दी कुछ भी कह दिया तो कोई उसकी बातें हमें बुरी लग जाती थी, फिर वह तुरंत कोई हमें मनाने लगता था। ये था दोस्ती, ये थी प्रेम। कह रहे हमें ऐसी दोस्ती, ऐसा प्रेम चाहिए। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं कि जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है। ये युवा पुरुष होते हैं, उनकी मित्रता स्कूल के बालकों से अलग होती है। वो अपनी मित्रता को लेकर अत्यंत गंभीर होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं और शांत होते हैं। उसी प्रकार युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। यानी जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनकी मित्रता में भिन्नता आती जाएगी। जब बालक थे तो कुछ और, फिर स्कूल में आए तो कुछ और, फिर और युवा हुए कॉलेज में गए तो कुछ और। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो अपनी मित्रता के प्रति गंभीर होते चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। मैं चाहता हूँ, लेखक क्या करें, मैं समझ रहा हूँ जहाँ तक कि बहुत से लोग चाहते होंगे मित्र बनाएं, बहुत से लोग चाहते होंगे कि मित्र बनाएं, पर बहुत से मित्र बहुत से आदर्श मित्रों की मन में कल्पना करते होंगे कि एक अच्छा मित्र मिल जाए जो हमारे सुख दुख हर चीज़ में हमारी सहायता करे, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे। आदर्श मित्र की कल्पना मन में करते हैं, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों में चलता ही नहीं। पर इस कल्पित आदर्श, इस कल्पना मात्र से हमारे जीवन की झंझटों को, हमारे जीवन के झंझट जो है वो कम होने वाला नहीं है, कम होने वाला नहीं है। इस सुंदर प्रतिमा, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। सुंदर सूरत हो, बढ़िया, उसकी चाल मनभावनी हो, स्वच्छंद प्रकृति हो यानी खुले विचारों का हो उसका स्वभाव, ये दो चार गुण देखकर मित्रता कर ली जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों से इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। पर जो जीवन संग्राम में, जीवन के इस लड़ाई में, जीवन के इस युद्ध में साथ देने वाले मित्रों के अंदर हमें और गुण अधिक होने चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हमें प्रशंसा करें, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसे हमें स्नेह करें, मित्र केवल उसे नहीं कहते हैं जिससे हम स्नेह कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम को तो निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर गढ़ा करते रहें। हम ऐसे मित्र नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ा है। फिर से लास्ट लाइन, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो प्रशंसा करें। कह रहा है मित्र केवल उसे हम नहीं कहते जिसके गुणों की हम क्या करें, प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे हम प्रेम न कर सकें, जिससे अपने छोटे मोटे काम हम निकाल लें, जिससे हम अपने छोटे मोटे काम तो निकाल लें पर अंदर ही अंदर हम उसे ईर्ष्या करते रहे, घृणा करते रहें। हमें ऐसे मित्र नहीं बनाने चाहिए, न तो हमें खुद स्वयं ऐसे मित्र बनने चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर पूरा विश्वास कर सकें। मित्र सच्चा पथ प्रदर्शक हो, मित्र ऐसा साथी हो जो हमें सच्चे मार्ग हमेशा दिखाए, सच्चे मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता रहे, प्रयत्न करे। हम कभी भी गलत मार्ग पर जाएं तो हमें रोकने का प्रयास करे और हमेशा सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा अगली क्लास में। ओके, बाय।